नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की हमारी क्लास चल रही थी। पिछली क्लास में हमने बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। किस तरीके से आप सेंटेंसेस को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, इस मुद्दे पर भी हमने चर्चा की थी। एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे। आइए आज क्लास में कुछ और नियम हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, अब क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं ये आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन में मदद करेंगी। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन आप सभी के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुने और प्लीज़ अटेम्प्ट करें। दोस्तों, अभी रिसेंटली रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स की घोषणा हुई है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में दोस्तों आप लोग इतना जान लीजिए कि जिस तरीके से पूरे विश्व के लिए नोबेल प्राइज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसी के जस्ट इक्विवेलेंट एशिया की अगर बात करी जाए तो एशिया के रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स को उतना ही इम्पॉर्टेंट दर्जा मिलता है। दुनिया का नोबेल प्राइज और एशिया का रेमन मैग्सेसे अवार्ड, दे आर जस्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसीलिए अक्सर मैग्सेसे अवार्ड्स को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली 2022 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स की घोषणा हुई है। ये अवार्ड्स दोस्तों फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे उनका नाम था। तो दोस्तों, आज आपको ये बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसको 2022 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा नहीं गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2022। 2022 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स में इनमें से कौन व्यक्ति पुरस्कृत नहीं है। और दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ये 4 ऑप्शन। ए, सोथेरा शिम। दोस्तों, नाम थोड़े से आपको अजीब हो सकता है सुनने में लगे, बट याद रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, सोथेरा शिम। ऑप्शन बी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। ऑप्शन सी, बर्नाडेट मैड्रिड। या फिर ऑप्शन डी, गैरी बेनशिप। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। सही होता है, गलत होता है दोस्तों, इट डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज कि आप प्रयास करें। योर विल टू अटेम्प्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के बारे में बैकग्राउंड जानकारी और सही जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की हम बात कर रहे थे। 3 रूल दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमें चौथा नियम ट्रांसफॉर्मेशन का सीखना है। पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं दोस्तों कि एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने की कवायद चल रही थी। किस तरीके से आप एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों वो सेंटेंसेस जहां पर आप अपने बात, आप जो भी कहना चाहते हैं उसे पॉजिटिव सेंस में कन्वे करते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पर आप ना या नहीं का सेंस देते हैं, यानी कि बात को निगेट करते हैं, बात को मना करते हैं। और हमने कुछ वर्ड्स भी डिस्कस किए थे जिनकी मदद से आप ये पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। नो, नन, नेवर, इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों, ये सभी क्या पहचान करवाते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। राइट। आइए दोस्तों, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों, जब कभी आपको किसी सेंटेंस में इस तरह का कंस्ट्रक्शन नजर आए कि वहां पर ओनली या फिर एलोन का इस्तेमाल हो रखा है। ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी सेंटेंस में ओनली या फिर एलोन इनका इस्तेमाल हो रखा है और पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट, तो उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वहां पर आपको दोस्तों करना यही है कि ओनली या फिर एलोन को वहां से हटाइए और नन बट का इस्तेमाल कर लीजिए। इन शब्दों को हटा करके क्या कीजिए, नन बट का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें
ओनली एन ऑनेस्ट मैन कैन डू दिस, कि केवल एक ईमानदार आदमी ही ये काम कर सकता है। इस तरीके का सपोज कोई सेंटेंस है, ओनली एन ऑनेस्ट मैन कैन डू दिस, या ओनली महेश कैन डू दिस, ओनली राकेश कैन डू दिस, इस तरीके का कोई सेंटेंस है अगर आपके पास, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ओनली को वहां से हटाइए और उसकी जगह नन बट का इस्तेमाल कीजिए। नन बट एन ऑनेस्ट मैन कैन डू दिस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पहले सेंटेंस में बताया जा रहा है कि केवल एक ईमानदार आदमी ही ये काम कर सकता है। ना, नहीं, ऐसा कोई शब्द तो नहीं आया दोस्तों। केवल ये कहा ना कि केवल एक ईमानदार आदमी, सिर्फ और सिर्फ ईमानदार आदमी ही ये काम कर सकता है। सेंटेंस कैसा हो गया दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ना तो सवाल पूछा, ना आपने किसी काम को मना किया, आपने केवल ये कहा कि ये काम कौन कर सकता है? ईमानदार आदमी कर सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमें दोस्तों क्या करना है? कन्वर्ट करना है, इसमें ना, नहीं जैसे शब्द लगाने हैं ताकि ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। पिछली क्लास को दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि आपको सेंटेंस का जो बेसिक भाव है, बेसिक जो अर्थ निहित है, उसे नहीं बदलना है। तो यानी कि बात अभी भी वही रखनी है कि केवल ईमानदार आदमी ही ये काम कर सकता है। हमने चेंज किस तरीके से किया? इस तरीके से किया, नन, कोई नहीं। नन का मतलब कोई नहीं। बट का मतलब उनमें से कोई नहीं, लेकिन एक ईमानदार आदमी ये काम कर सकता है। ठीक है? तो अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि ईमानदार आदमी के अलावा और कोई नहीं ये काम कर सकता। तो नहीं शब्द आ गया ना। अब इस नहीं शब्द के आने से ये सेंटेंस कैसा बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और नन आपको देख करके पहचान में आ जाना चाहिए। नो, नन, नेवर, नाइदर, इस तरह के शब्द जैसे ही सेंटेंस में नजर आ जाएं, समझ जाइए कि सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। राइट? इज इट क्लियर? इसी तरीके से दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओनली अ रिच मैन कैन लीड सच अ लाइफ, कि केवल एक रईस आदमी ही इस तरह की जीवन जी सकता है। ओनली अ रिच मैन कैन लीड सच ए लाइफ। तो दोस्तों नियम वही है, ओनली को हटाइए, नन बट का इस्तेमाल कर लीजिए। नन बट अ रिच मैन कैन लीड सच अ लाइफ। नन बट अ रिच मैन कैन लीड सच ए लाइफ। इस तरह की जिंदगी और कोई नहीं, केवल एक अमीर आदमी ही बिता सकता है। इस तरह की जिंदगी और कोई नहीं, नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और कोई नहीं बल्कि एक अमीर आदमी, केवल एक अमीर आदमी ही इस तरह की जिंदगी बिता सकता है, इस तरह का ठाट बाट से रह सकता है, जो भी आप कहना चाहते हैं। राइट? तो दोस्तों समझ लीजिए कि किस तरीके से आप एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं। इसी तरीके से सर आपने ओनली के तो एग्जांपल दे दिए, एलोन का दे दीजिए एग्जांपल। यस, एलोन का एग्जांपल लीजिए कि किस तरीके से अगर सेंटेंस में एलोन आ रहा है तो आप चेंज करेंगे उसे। द ब्रेव एलोन डिजर्व्स द फेयर। दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि केवल जो बहादुर व्यक्ति होता है उसी के साथ न्याय होता है, कमजोर व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता। इसको आप अलग अलग सेंस में आपने हिंदी में भी सुना होगा, संस्कृत में भी सुना होगा। तो ये कहावत जो है तकरीबन सभी भाषाओं में दी हुई है कि केवल जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसी के साथ में न्याय होता है। नन द ब्रेव अलोन डिजर्व्स द फेयर। तो दोस्तों अब देखिए सेंटेंस, यहां पर कहीं आपको नहीं का उपयोग नजर नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पे ना, नहीं जैसे शब्द गायब हैं। ओके,
पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। नियम हमने क्या सीखा कि जब आपको ओनली या एलोन का इस्तेमाल है सेंटेंस में, उन्हें हटाइए, नन बट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन नन बट का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दीजिए। अक्सर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच विचार करना है कि कहां पर फिट होना चाहिए। द ब्रेव का मतलब है बहादुर व्यक्ति, ठीक है। ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, बहादुर व्यक्ति। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो फेयर का मतलब यहां पर दोस्तों क्या है? न्याय, उचित बर्ताव, ठीक है। कि और किसी के साथ में न्याय नहीं होगा, केवल किसके साथ में होता है? जो शक्तिशाली आदमी है। शक्तिशाली आदमी के साथ अन्याय नहीं होगा, बाकियों के साथ हो सकता है, राइट। तो कहने का अर्थ यह है कि सेंटेंस में यहां पर आपको दोस्तों नन का इस्तेमाल मिल गया, इसीलिए अब ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस का जो बेसिक अर्थ है, असल मूल मंत्र, वो अभी भी यही है कि केवल बहादुर व्यक्ति के साथ में न्याय होगा, बाकियों के साथ में नहीं होगा, राइट। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पांचवें नियम की। नेक्स्ट, फिफ्थ रूल क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जब आप करेंगे दोस्तों, तो आपको अगर एज सून एज का इस्तेमाल मिल जाए, अगर सेंटेंस में आपको एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, अगर आपको सेंटेंस में एज सून एज का दोस्तों इस्तेमाल मिलता है, तो उसको आप नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? नो सूनर देन का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। नो सूनर देन, समझ लीजिएगा। आपको पॉजिटिव सेंटेंस में मिलेगा एज सून एज, और इसको नेगेटिव में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? नो सूनर, उसके बाद में कुछ शब्द होंगे और फिर आप देन का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर देन, इसका इस्तेमाल करने से, क्योंकि दोस्तों देखो, जब आप नो का इस्तेमाल कर लेंगे तो अब वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। एज सून एज he arrives in the office, वो जैसे ही ऑफिस आता है, as soon as he arrives in the office, comma, he begins his work, वो अपना काम शुरू कर देता है। as soon as he arrives in the office, he begins his वर्क, वो अपना काम शुरू कर देता है। तो दोस्तों अब देखिए, यहां पर आपको एज सून एज का इस्तेमाल मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको कोई नहीं वाला शब्द मिल रहा है? ना, नहीं, इस तरह कोई शब्द आपको इस सेंटेंस में नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कैसा सेंटेंस बन गया दोस्तों? ये बन गया नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसे हमें दोस्तों किस में बदलना है? नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो एज सून एज को हटाएंगे और नो सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैसे? देखिएगा ध्यान से। नो सूनर, यहां पर दोस्तों देखिए सेंटेंस में दो हिस्से हैं कि जैसे ही वो ऑफिस आता है, एज सून एज ही अराइव्स इन द ऑफिस, जैसे ही ऑफिस में घुसता है, ही बिगिंस हिज वर्क, वो अपना काम शुरू कर देता है। अब देखिए, नो सूनर डज, सर मैंने डज का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये जो पहला वाला हिस्सा है दोस्तों, ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर पास्ट का होता, नो सूनर ही अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट होता, तो मैं यहां पर डिड का इस्तेमाल कर लेता। जो भी टेंस हो ना, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आप एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे। नो सूनर डज ही अराइव, सर अराइव्स क्यों नहीं लेंगे? अराइव्स भैया कैसे ले सकते हो जब डज का इस्तेमाल हो गया? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा। नो सूनर डज ही अराइव इन द ऑफिस देन, अब वो जो नो सूनर देन का इस्तेमाल होता है ना दोस्तों, तो ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। नो सूनर एक जगह रहेगा, देन एक जगह रहेगा। इसीलिए मैंने बीच में यहां पर डॉट लगाए हैं कि सेंटेंस से कुछ शब्द आपको यहां पर मिलेंगे, उसके बाद में फिर देन का इस्तेमाल होता है। नो सूनर डज ही अराइव इन द ऑफिस देन ही बिगिंस हिज वर्क, बिगिंस हिज
वर्क। अब दोस्तों आपको हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर देख करके थोड़ा सा टेंशन आए कि सर ये क्या बना दिया आपने। ये वाला तो फिर भी समझ में आ रहा था कि एज सून एज का मतलब एज सून एज, जितना जल्दी। तो ये तो हमको समझ में आ रहा था कि जितना जल्दी वो ऑफिस पहुंचता है तभी अपना काम शुरू कर देता है। ये नो सूनर देन का क्या अर्थ है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक सेकेंड लगेगा, ध्यान से देखिएगा। नो सूनर, आप अभी नो को मत देखिए। डज ही अराइव इन द ऑफिस, वो जैसे ही अपने ऑफिस में घुसता है। सूनर का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये कंपैरेटिव शब्द है, ये तो ना तो आपको समझ में आ गया। लॉन्ग लॉन्गर, शॉर्ट शॉर्टर, सून सूनर। तो सूनर का मतलब क्या हुआ, सूनर का मतलब हुआ जल्दी और ज्यादा जल्दी। राइट, सून का मतलब होता है जल्दी, सूनर का मतलब और ज्यादा जल्दी। तो ये कंपैरिजन बता रहा है, सूनर जो शब्द है ये कंपैरिजन दिखा रहा है आपको। किस किस का कंपैरिजन दिखा रहा है कि जब वो ऑफिस में पहुंचता है, ही अराइव इन द ऑफिस और ही बिगिंस हिज वर्क। और ये जो देन होता है ये भी आपको पता है ये कंपैरेटिव में ही लगता है। तो सूनर देन यानी कि किसी दो कामों के बीच के जो समय है उसका कंपैरिजन हो रहा है। वो जब ऑफिस पहुंचता है और वो अपना काम शुरू करता है, इन दोनों कामों के बीच का कंपैरिजन हो रहा है। और साथ में क्या बताया जा रहा है, नो सूनर, यानी कि उसका काम करने, अपना काम शुरू करना और उसका ऑफिस पहुंचना, इनके बीच में नो सूनर यानी कि ज्यादा देरी नहीं होती है। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तभी अपना काम शुरू कर लेता है। अर्थ तो यही है कि जैसे ही ऑफिस पहुंचा वैसे ही काम शुरू कर दिया। लेकिन आपने नो का इस्तेमाल कर लिया ना, तो इससे क्या हो गया, नो शब्द इस्तेमाल करने से क्या हो गया, ये अब नेगेटिव सेंटेंस बन गया है दोस्तों। राइट, आई मेरी बात समझ में कि इस शब्द को इस्तेमाल करने से केवल आपने इसको कॉस्मेटिक चेंज किया है, सेंटेंस को नेगेटिव रूप दे दिया है। अर्थ अब भी वही है कि जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तभी अपना काम शुरू कर देता है। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए, जैसे एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन, कि मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। क्या अर्थ है दोस्तों इसका, कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी ट्रेन चल पड़ी। स्टीम्ड ऑफ का मतलब भाप दी, वो पुराने जमाने की जो स्टीम वाली ट्रेनें होती थी कि गाड़ी ने धुआं छोड़ा और गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तभी गाड़ी चल पड़ी। अब दोस्तों देखिए कि इस सेंटेंस में आपको ना नहीं वाला शब्द नहीं मिला है, दैट इज वाई दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो अब हमें इसको किस में बदलना है, नेगेटिव सेंटेंस में। ना नहीं वाले शब्द यहां पर इंट्रोड्यूस करने हैं, अर्थ नहीं बदलने देना है। यानी कि इसका, लड़के का स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का छूटना दोनों एक साथ होने चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं हो पाए। ठीक है, किस तरीके से दोस्तों चेंज करेंगे, नो सूनर, नो सूनर। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में एक चीज बताई थी कि आपको यह देखना है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो हमने डज का इस्तेमाल किया था। यहां पर कौन सा टेंस है, एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, एज सून एज आई रीच्ड। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे सर। आइए, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, no sooner did I reach the station than the train steamed off, ट्रेन ने भाप छोड़ी और चल पड़ी। The train steamed off. No sooner did I reach the station than the train steamed off. कि मैं जैसे ही पहुंचा तभी ट्रेन चल पड़ी, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने में और ट्रेन के चल पड़ने में नो सूनर, यानी कि कोई ज्यादा डिफरेंस, समय का डिफरेंस नहीं था। राइट, समझ में आई मेरी बात दोस्तों। नो का आपने इस्तेमाल कर लिया तो अब इसीलिए ये सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। राइट,
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों यहां पर आपको ऐसा मिल जाता है, एज सुन एज आई हैड रीच्ड, एज सुन एज आई हैड रीच्ड, बाई चांस सपोज आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए, तो वहां पर आप क्या करते, नो सूनर हैड। तो जैसा टेंस वैसी ही आप क्या कर ले लेंगे, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। प्रेजेंट का था तो आपने डज का इस्तेमाल किया था, पास्ट इंडेफिनिट था आपने डिड का इस्तेमाल किया, परफेक्ट मिल जाए, हैव मिल जाए, हैड मिल जाए, तो हैव हैड का इस्तेमाल आप यहां पर कर लेंगे। नो सूनर डिड, नो सूनर हैड, या नो सूनर हैव, राइट। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की बात करते हैं। रूल नंबर 6, छठा नियम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्या कहता है कि जब कभी आपको सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस आपको ऐसा मिले जो कि किस में है सर, पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के बारे में आप लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं दोस्तों, कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो अगर आपके पास दोस्तों सेंटेंस किस तरीके का है सर, पॉजिटिव डिग्री में है, यानी कि ना तो किसी से कंपैरिजन की जा रही है, ना तो ये बताया जा रहा है कि सर ये दुनिया में सबसे बढ़िया है, सबसे घटिया है, नॉर्मल एक छोटी सी बात कही जा रही है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री में बात की जा रही है, तो दोस्तों उसको भी आप नेगेटिव में बदल सकते हैं। और किस तरीके से बदला जाएगा आइए देखते हैं। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव का जो चेंज है, अब ये पॉजिटिव दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है और वो पॉजिटिव डिग्री में है, और आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में, जो कि क्या बन जाए सर, नेगेटिव बन जाए, ठीक है, वो आप नेगेटिव बना लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, कि वो कितना बलशाली है या कितना तकड़ा है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। अब दोस्तों यहां देखिए क्या बताया गया है, ये लड़का मेरे बराबर शक्तिशाली है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, कि जितना बलशाली मैं हूं इतना ही बलशाली वो सामने वाला लड़का है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, राइट। यहां पर क्या बताया गया, ताकत की बात हुई है, ठीक है, लेकिन किसी को किसी से ज्यादा बलशाली नहीं बताया गया, ठीक है, कोई नहीं वाला शब्द यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या यहां पर दोस्तों कंपैरिजन दिख रहा है, तुलना दिख रही है, नहीं सर, ये तो बराबरी बता रहे हैं कि वो भी इतना बलशाली है जितना बलशाली मैं हूं, राइट। अब इस सेंटेंस को दोस्तों हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, ये तो पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहां पर कंपैरिजन नहीं हुआ है। कंपैरिजन के लिए सीधा सीधा सिद्धांत है कि या तो देन का इस्तेमाल होगा या टू का इस्तेमाल कर लेते हैं आप, जैसे इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, ठीक है। इसके अलावा और क्या होते हैं भाई, लॉन्गर देन, शॉर्टर देन, इस तरीके के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो ऐसा कुछ यहां पर है नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है, नहीं वाले शब्द यहां लगे नहीं है, तो इसलिए ये कैसी है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको मैं कंपैरेटिव में भी बदल दूंगा और नेगेटिव में भी बदल दूंगा। कैसे बदलेंगे सर, ऐसे बदलेंगे, देखिए, ही इज नॉट स्ट्रोंगर, मैंने क्या कह दिया कि वो मेरे बराबर शक्तिशाली है, अब मैं उसको या क्या कहना चाह रहा हूं कि ही इज नॉट स्ट्रोंगर, या आप ये कह सकते हो आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही, कि मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूं। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, कि वो मेरे जितना बराबर शक्तिशाली है, तो उसको आप दूसरे रूप में कैसे कह सकते हो कि मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूं। ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूं का मतलब उसके बराबर शक्तिशाली हूं। तो इस तरीके से भी आप दोस्तों चेंज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने यहां पर नॉट का इस्तेमाल कर लिया, नॉट का इस्तेमाल होते ही क्या हो गया, अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और दूसरी बात, देन का इस्तेमाल हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री थी, एफर्मेटिव सेंटेंस था,
ये नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया और कंपैरेटिव डिग्री बन गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री वाला एफर्मेटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री वाले नेगेटिव सेंटेंस में बदला जा सकता है। एक नियम ये भी होता है, राइट। इसी तरीके से जैसे राधा इज एज इंटेलिजेंट एज श्यामा, राधा इज एज इंटेलिजेंट एज श्यामा, राधा श्यामा के बराबर अक्लमंद है। तो आप क्या करोगे अब इसको चेंज करने के लिए कि श्यामा या किसी को भी आप पहले ले सकते हो, भाई दोनों को यहां पर क्या बता दिया गया, दोनों बराबर हैं, ठीक है। कोई क्वालिटी है, बहादुरी है, अक्लमंदी है, सुंदरता है, ईमानदारी है, तेज दौड़ना है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, वो दोनों की बराबर बताई गई है। तो किसी भी व्यक्ति को पहले ले लीजिए, राधा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन श्यामा, या श्यामा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राधा। किसी को भी आप आगे पीछे चेंज कर सकते हो, बशर्ते सेंटेंस का जो मूल अर्थ है वो चेंज दोस्तों नहीं होना चाहिए, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। 7वां नियम क्या कहता है दोस्तों, अब इसी तरीके से अगर आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसे नेगेटिव में बदलने के लिए आप पॉजिटिव डिग्री में ले आइए। आपके पास अगर कंपैरेटिव डिग्री में है कौन, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, आपका एफर्मेटिव सेंटेंस किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, तो उसको बदलने के लिए आप क्या कीजिए, पॉजिटिव में ले आइए और फिर वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें सुनिएगा ध्यान से, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, कि वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसको दोस्तों अब नेगेटिव में बदलने के लिए आप क्या करते हैं कि आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट एज ही, वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, ठीक है। आपने ये सेंटेंस एफर्मेटिव में लिया। अब इसको नेगेटिव में बदलने के लिए आपको नहीं का इस्तेमाल करना है, मैं उसके बराबर इंटेलिजेंट नहीं हूं, या ये कह सकते हो कि मैं उससे कम इंटेलिजेंट हूं ना। आपने जैसे ही नॉट का इस्तेमाल किया तो अब दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं ये तो कहूंगा कि भाई मैं उसके बराबर बुद्धिमान नहीं हूं। इसी से ही पता चल गया कि भाई वो बुद्धिमानी में ऊपर है, मैं नीचे हूं। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज राधा, गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज राधा, राइट। इस तरीके से दोस्तों इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आ रही है बातें दोस्तों, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एफर्मेटिव में आप पॉजिटिव डिग्री ले रहे थे तो उसे कन्वर्ट करवाया नेगेटिव में कंपैरेटिव डिग्री से। अब एफर्मेटिव में हमें कंपैरेटिव मिला तो उसको हमने पॉजिटिव डिग्री में ले लिया। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब एफर्मेटिव था तो आपके पास क्या था, कंपैरिजन मिल रहा था, देन का इस्तेमाल हो रहा था। आपने इसका नेगेटिव बनाया तो क्या यहां पर देन का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा सर। तो अब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है ना भैया, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की बात कर लेते हैं जल्दी से। रूल नंबर 8, 8वां नियम क्या कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का, कि अगर आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में मिल जाए। तीसरी बात कर लेते हैं। अब पहली हमने करी थी कि एफर्मेटिव सेंटेंस किस में, पॉजिटिव में। दूसरा अभी जो 7वां नियम डिस्कस किया, एफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में था। अब बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव में अगर आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, आपका एफर्मेटिव सेंटेंस किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में, तो दोस्तों उसको आप किस तरीके से चेंज करते हैं इसको भी अब आप ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव करने के लिए इसको आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हो।
इसको जब आपको नेगेटिव में बदलना है तो क्या करिए, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए, चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, अगर एक सेंटेंस जैसे मैं आपको दे दूं कि अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका, अमेरिका नहीं, आप यूएस लिख लीजिए, यूएस इज द रिचेस्ट, यूएस इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि यूनाइटेड अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, सबसे रईस देश है, कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है कैसा सेंटेंस है ये, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ना नहीं वाला शब्द कोई नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, दी रिचेस्ट, दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दी स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरह के शब्द क्या दर्शाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री दिखाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है सर, एफर्मेटिव सेंटेंस है। किस में बदलना है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। और नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, इसकी डिग्री चेंज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जगह हमें पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री कैसे लगाएं सर, देखो यूएस दुनिया का सबसे रईस देश है, इसका मतलब कि इससे ज्यादा अमीर और कोई देश नहीं है। क्या कर लें, चेंज इस तरीके से कर लीजिए, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज द यूएस। नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज द यूएस, कि दुनिया का कोई देश इतना अमीर नहीं है, कितना, जितना यूएस है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज कह लीजिए, या फिर सो रिच भी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार आप, एज रिच एज या सो रिच एज स्ट्रॉन्ग एज, सो स्ट्रॉन्ग एज, दोनों ही ठीक हैं। नो कंट्री या नो अदर कंट्री, नो अदर, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं दोस्तों, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज द यूएस। राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन अवर क्लास, राम हमारी क्लास में सबसे बहादुर लड़का है, सबसे शक्तिशाली लड़का है। तो क्या इस्तेमाल, किस तरीके से आप नेगेटिव बनाओगे दोस्तों, नो अदर बॉय इन अवर क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज राम, कि कोई और बच्चा हमारी क्लास में इतना शक्तिशाली नहीं है जितना राम है। तो सुपरलेटिव डिग्री को दोस्तों आपने किस में चेंज कर दिया, पॉजिटिव डिग्री में। एफर्मेटिव सेंटेंस किस में बदल गया, नेगेटिव सेंटेंस में। नो का इस्तेमाल होते के साथ ही ये दोस्तों क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से एक दो नियम और हैं हमारे पास, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 9, 9वां नियम क्या कहता है कि जब कभी आपके पास दोस्तों इस तरह का सेंटेंस है, जैसे वहां पर टू का इस्तेमाल हो रहा है, टू, टी डबल ओ, टू का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको आप किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। जैसे ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, ही इज टू प्राउड, कि वो इतना ज्यादा घमंडी है, ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, माफी मांगना, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। टू प्राउड का मतलब होता है कि माफ, इतना ज्यादा हट्टी है, इतना ज्यादा अभिमानी है, इतना ज्यादा उसके अंदर घमंड है कि वो माफी नहीं मांगेगा। ही इज टू प्राउड, यानी कि उसके माफी मांगना उसकी फितरत में ही नहीं है। राइट, इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, टू प्राउड टू अपोलोजाइज, यानी कि इतना ज्यादा अभिमानी है कि वो माफी नहीं मांगेगा। अब इस सेंटेंस को दोस्तों आप किस तरीके से नेगेटिव में चेंज करते हैं। यहां पर तो आपको कोई ना नहीं वाला शब्द नहीं मिल रहा है, ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, नो नेवर नन वाला कोई शब्द नहीं है, तो दिस इज व्हाट, एफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसको हम बड़े आराम से दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से, जैसे ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट अपोलोजाइज,
वो इतना ज्यादा अभिमानी है, इतना ज्यादा घमंडी है कि वो माफी नहीं मांगेगा। दैट ही विल नॉट एपोलोजाइज, वो इतना ज्यादा सो प्राउड, यानी ही वो इतना ज्यादा घमंडी है, इतना ज्यादा अभिमानी है दैट वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ही विल नॉट एपोलोजाइज। ओके, इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल की बात करी जाए, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, यानी कि वो इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है कि भाई वो रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे आप? ही इज सो ऑनेस्ट, वो इतना ज्यादा ईमानदार है दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। वो इतना ज्यादा ईमानदार है कि वो रिश्वत नहीं स्वीकार करेगा। विल नॉट, नॉट का इस्तेमाल हो गया ना नेगेटिव। ही विल नॉट एपोलोजाइज, नॉट का इस्तेमाल हो गया ना नेगेटिव बन गया। तो टू वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको आप इस तरीके से दोस्तों नेगेटिव में बदलते हैं। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से दोस्तों एक नियम और डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। रूल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। एक नियम और दोस्तों छोटा सा आपके लिए। कभी कभी आपको सेंटेंस दोस्तों किस तरह की स्ट्रक्चर के मिलते हैं, वहां पर आपको सो दैट का इस्तेमाल मिलता है। ठीक है, सो दैट, ही इज सो काइंड हार्टेड या ही इज सो ब्रेव हार्टेड, इस तरीके के सेंटेंस मिलते हैं। यहां पे सो का इस्तेमाल होता है और दैट, सो दैट, ये इकट्ठे आपको इस्तेमाल में मिलते हैं। तो उनको आप किस तरीके से चेंज करते हैं? जैसे he is so kind hearted, वो इतना ज्यादा उदार दिली है, इतना ज्यादा लोगों के प्रति सम्मान, लोगों के लिए इतनी इतनी ज्यादा दया रखता है। ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी, दैट ही विल फॉरगिव मी, वो इतना ज्यादा दयालु है कि वो मुझे माफ कर देगा। ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी, कि वो मुझे माफ कर देगा। राइट, अब इसको दोस्तों आप किस तरीके से चेंज करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहां पर कोई भी नो नॉट नेवर वाला शब्द नहीं है, दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको आप नेगेटिव में किस तरीके से बदलते हैं? ही इज टू काइंड हार्टेड not to forgive me, he is not to forgive me, वो कितना ज्यादा दयालु है। ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। तो दोस्तों जो नियम अभी आपने पॉइंट नंबर 9 में सीखा ना, वही रिवर्स में आप यहां अप्लाई कर रहे हो। टू काइंड हार्टेड यानी कि कितना दयालु, इतना दयालु कि मुझे माफ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉरगिव, माफ करना, नॉट टू फॉरगिव यानी माफ नहीं करे। टू काइंड हार्टेड, इतना इतना दयालु है कि मुझे ना माफ करे ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए? अब दोस्तों देखिए यहां पर नॉट का इस्तेमाल आ गया ना, ये अब नेगेटिव बन गया है। आपने क्या करा? माफ ना करने के लिए उससे ज्यादा दयालु है वो लड़का, माफ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा दयालु है। ठीक है, तो जब कभी आपके पास दोस्तों सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, सो दैट का जोड़ा अगर है, सो दैट, तो उसको आप नेगेटिव में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हो? टू का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट को वहां से हटाइए और किसका इस्तेमाल कर लीजिए? टू का इस्तेमाल कर लीजिए। राइट, इस तरीके से दोस्तों आप क्या करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब दोस्तों एक लास्ट नियम इसमें और आता है, और वो लास्ट नियम कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग। लास्ट नियम दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का ये कहता है कि अब तक आपने जो 10 नियम पढ़े वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर यूज करा हुआ कोई भी नियम नहीं लगता है, उनमें रैंडमली मतलब सेंटेंस के अर्थ के आधार पर ही आप क्या करते हैं? उसका नेगेटिव बनाते हैं।
तो उनमें ये वाले जो जितने भी नियम हैं दोस्तों, इनमें से कोई भी अप्लाई नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो जैसे माई ब्रदर वेंट टू स्कूल एवरी डे, या माई ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे, मेरा भाई हर दिन स्कूल जाता है। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? माई ब्रदर डज नॉट कीप एबसेंट फ्रॉम स्कूल एनी डे, कि मेरा भाई किसी भी दिन स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर आप क्या करते हैं, इन नियमों से हटते हुए नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, राइट। आइए दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने वाला, ये केवल एक पार्ट खत्म हुआ है दोस्तों अभी, एफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने वाला। अब इसके बाद में हम नेगेटिव टू एफर्मेटिव, एफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव या इंपेरेटिव, उनको भी सीखेंगे। तो यहां पर पहला जो सब पार्ट है दोस्तों वो कंप्लीट हुआ है। और अब आज की क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों, जो हमने जीएस का क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आज आपके लिए ये था कि अभी रिसेंटली रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर इन अवार्ड्स की घोषणा की गई थी। फिलीपींस की सरकार ये अवार्ड्स देती है और दोस्तों इन अवार्ड्स को एशिया का नोबेल प्राइज माना गया है, कि जिस तरीके से दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर नोबेल प्राइज हैं, उसी तरीके से एशिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो मैग्सेसे अवार्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली दोस्तों जो 2022 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स की जो लिस्ट घोषित करी गई है, इन ऑप्शंस में से कौन सा वो व्यक्ति है जो 2022 के अवार्डीज में नहीं शामिल है, यानी उसे 2022 वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है। ऑप्शन आपके सामने थे दोस्तों ये चार। ऑप्शन ए सोथेरा शिम, ऑप्शन बी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ऑप्शन सी बर्नाडेट मैड्रिड, या फिर ऑप्शन डी गैरी बेनशिप। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर फिरदौसी कादरी। डॉक्टर फिरदौसी कादरी वो व्यक्ति हैं जिनको 2022 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत नहीं किया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में ये जानकारी ले लीजिए कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी को 2021 में ही ये पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है। 2021 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, 2022 में ये अवार्डीज में नहीं थे, 2022 में ये हैं और ये हैं। अब इनके बारे में मैं आपको सबको इनके बारे की बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करें सोथेरा शिम की। दोस्तों ये कंबोडिया के नागरिक हैं और ये पेशे से क्या है, एक साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, साइकेट्रिस्ट हैं, मनोरोग विशेषज्ञ है। कंबोडिया इनका देश है, ठीक है, याद रखिएगा। कंबोडिया की ये नागरिक हैं और क्या पेशे से क्या है, साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ है, ठीक है। बात करें ऑप्शन सी बर्नाडेट मैड्रिड, ये दोस्तों कहां के निवासी हैं, फिलीपींस के ही निवासी हैं और पेशे से क्या है, पेडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ है। ये फिलीपींस के ही नागरिक हैं और पेशे से क्या है, पेडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ। इसके बाद बात करें गैरी बेनशिप की, तो दोस्तों ये इंडोनेशिया के नागरिक हैं, ठीक है। कहां के नागरिक हैं, इंडोनेशिया के नागरिक हैं और ये पेशे से एक फिल्म मेकर हैं, ठीक है। क्या है, फिल्म निर्माता हैं, फिल्म निर्माता और काफी कुछ मतलब सोशल एक्टिविस्ट टाइप व्यक्ति हैं। कौन सा, कहां के नागरिक हैं ये, इंडोनेशिया के। अच्छा, बात करें डॉक्टर फिरदौसी कादरी की। इनकी बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, एक चौथे व्यक्ति भी हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है, टाडाशी हटोरी। टाडाशी हटोरी, ये दोस्तों क्या हैं, ये जापान के नागरिक हैं, ऑलराइट। ये जापान के नागरिक हैं दोस्तों और ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो दोस्तों 2022 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, इनको मिला है, इनको मिला है, इनको मिला है और इनको मिला है।
डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो हैं इनको 2021 में ये अवार्ड मिला था। और ये व्यक्ति कौन है? ये बांग्लादेश के नागरिक हैं और ये पेशे से क्या है? एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन के साइंटिस्ट हैं। और किस देश के नागरिक हैं? बांग्लादेश के नागरिक हैं। और इनको ऑलरेडी 2021 में मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 2022 में इनको मिला। ऑप्शन सी बर्नाडेट मैड्रिड को मिला, गैरी बेंशिव को मिला और टडाशी हटोरी जो जापान के क्या हैं? जापान के नागरिक हैं। इनको 2022 में ये पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की कुछ और जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।